हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम कक्षा 7 से पार्ट 2 दादी माँ की कहानी लेकर आए हैं। दादी माँ कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ये कहानी की गद्य विधा है, मतलब ये कहानी गद्य में लिखी गई है और ये कहानी शिव प्रसाद सिंह के बचपन से कहानी ली गई कहानी है, जो वास्तव में इस कहानी में उन्होंने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है। गद्य विधा में आपको पता है ना, कहानियाँ, एकांकी, ये सब आती हैं। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। दादी माँ कमजोर ही है अपनी, पर सोच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। क्या कह रहे हैं, एक उम्र का एक दौर गुजर चुका है, लेकिन फिर भी अक्सर मन अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने वाली आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। दोस्त भी कैसे हैं, सामने तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे और जैसे ही पीछे हुए तो उनका मजाक उड़ाते हैं लेखक का। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ, शीतल, किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे वे दिन आ गए हैं। उसे क्या लगता है, जैसे वापस वही दिन आ गए हैं जब वो बचपन में थे, दादी माँ थी। किसकी शीतल छाया है वो? दादी माँ की शीतल छाया है। ऐसा लगता है उन्हें कि वो फिर से उनके सामने आ गई हैं। महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप, ये अपने नित्य क्रम की क्रिया बता रहे हैं कि सुबह क्या क्या होता था। सफाई कोई और उनसे सीख ले। दवा में देर, मिश्री या शहद खत्म हो, चादर के गिलाफ नहीं बदले तो वे जैसे पागल हो जाती थी। दादी माँ को हर काम परफेक्शन के साथ चाहिए था। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबूदाना दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सर की सीसी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। तिताई कड़वापन, कुनैन बहुत कड़वी होती है, पर ना जाने क्यों ऐसा बुखार को बुलाने को जी नहीं होता। पहले क्या होता था, दादी माँ हर चीज़ की चिंता करती थी, तो उन्हें लगता था अगर बुखार भी है तो दादी माँ और ज़्यादा केयर करेंगी। लेकिन अब सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं है। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। जैसे ही घर में किशन भैया की शादी तय हुई, दादी माँ उत्साह से भर गई, मानो हर काम को करने के लिए बिल्कुल ललायत हो गई। दादी और नानी वैसे भी जब पोतों की, नातियों की, पोतियों की शादी होती है तो उत्साहित हो जाती हैं। ठीक उसी तरह लेखक की दादी भी हैं, जो उत्साह के मारे पगला गई। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, शादियों वाला घर हुआ, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। दादी माँ क्या कहती, हर काम मुझे करना पड़ता है। जानने को ये सभी जानते थे दादी माँ कुछ नहीं करती, पर किसी काम में उनका अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर में घर लौटा, बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार आंगन के बाहर का एरिया। वहां पर दादी माँ किसी पर गुस्सा हो रही थी। देख, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी थी। इन्होंने क्या देखा, पास के कोने में दुबकी राम की चाची खड़ी थी, धन्नो चाची। सो ना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म नहीं है। मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, फिर भी किसी ने एक पाई ना दी। क्या कह रही है, मैं ही थी जिसने तुझे पैसे दे दिए, तूने इतने लोगों से पैसे मांगे, किसी ने एक पाई तक तुझे नहीं दी, और अब जब मुझे ज़रूरत है तू मेरे पैसे वापस नहीं रही, तो धन्नो देख, पैसे तो तुझे आज के आज लौटाने पड़ेंगे। दादी माँ बहुत गुस्से में थी। पड़ोस ने आप लगी हैं आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दादी को गुस्सा आ गया, बोले फसल में दूंगी, फसल तो अभी कटी है, दूंगी। मालकिन रामी की चाची रोते हुए दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया ना करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। अगर आप दया नहीं करेंगी तो कैसे काम पूरा होगा पूरा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ तो बहुत पर्टिकुलर थी हर चीज की, नहा धो के आई हैं तो पूजा पाठ करना, उन्हें कोई छुएगा नहीं। जाने दो दादी, मैंने अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक को बीच में अपनी टांग घुसेनी थी। उन्होंने बीच में क्या बोला, दादी रहने दो ना, गरीब है, दे देगी। चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। उसने दादी को समझाया तो दादी ने लेखक को ही डांट दिया, बड़ा आया समझदार, चल जा यहाँ से, आया है मुझे समझाने वाला। और लेखक चुपचाप वहां से चले गए। कुछ समय बाद लेखक ये प्रसंग भूल गए। एक दिन रास्ते में उन्हें रामी की चाची मिली। वह दादी को दूध, पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। इसका अर्थ है कि संपन्नता बनी रहे, घर में हर तरह की सुख सुविधा हो। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची, तो उसने विहल कहकर कहा, उरिन हो गई बेटा, तर हो गई मैं तो, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी, 10 5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। बोली, पैसे भी माफ कर गई, ऊपर से 10 रुपए दे गई। उन दिनों बेटा 10 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती थी, तनख्वाही लोगों की 10 20 रुपए होती थी।
बोली जैसी तेरी बेटी है वैसी मेरी बेटी है, किस तरह की कोई कमी ना हो। उस रोज़ तो बहुत डाँट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डाँटे भी ना तो लाभ क्या? मैंने इस तर्क पर हँसता हुआ आगे बढ़ गया। क्या कह रहे हैं? उसने तर्क क्या दिया? बड़े लोगों का काम है भई, देखो अगर रुपए दिए, रुपए वापस नहीं मिलेंगे तो कम से कम डाँट तो लो। नहीं तो रुपए देने का फ़ायदा क्या? ना रुपए आए, ना डाँटा आपने किसी को। वो उनके इस तर्क पर हँसता हुआ आगे बढ़ गया। कौन? लेखक। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले ही औरतें रात-रात भर गीत गातीं। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक कथा का हुआ करता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रों पुत्रों प्राप्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते। सभी पाठ औरतें ही करते। मैं बीमार होने के कारण बारात ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुँचा था। बच्चों उन दिनों केवल बैलगाड़ी, घोड़ा-गाड़ी, हाथी-घोड़े ये सब हुआ करते थे। तो ये संभव नहीं था कोई बारात जाने के बाद आए तो उसको भी वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। औरतों ने घर पे आपत्ति की, दादी माँ बिगड़ी, लड़कों से क्या पर्दा, लड़के और ब्राह्मण का एक सा मन होता है। मुझे भी पास की चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हँसी आ रही थी। दादी माँ ने क्या कहा, तुम भी चुपचाप सो जाओ और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। सोचा कहीं जोर से ना हँस दूँ, बेत खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा, पर भाभी की बात पर हँसी ना रुकी और भांडा-फोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दीदी ये बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। उन्होंने क्या टोंट किया, क्या व्यंग किया? बच्चा है ये, कहो तो दूध पिला दूँ, रो रहा है। हाथापाई शुरू हुई, लड़ाई हो गई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो? बच्चे के मुँह मत लगो, छोटा बच्चा है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली, कल वाला बच्चा भाभी। इन्होंने क्या मज़ाक किया, भाभी कल वाला बच्चा जो रात में जो भी कथा हुई होगी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी की माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे, अभय दान मिल जाता था। अभय दान, जीवन दान मिल जाता था, फिर उसको कोई भी टच नहीं कर सकता था, कोई भी छू नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने पहले उन्हें छेड़ा और फिर दादी माँ के पास आकर छुप गए। तुम रोती हो? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल धोती तो बदल लो दादी माँ। मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गईं। सुबह मैंने देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या, बाबू बोले, रुपए कोई देता नहीं। कितनों के अभी पिछले भी बाकी हैं, वे रोने-रोने से हो गए। शायद घर में पैसे की कुछ दिक्कत आई थी, उसको लेकर वार्तालाप हो रहा था। दादी बोली, रोते क्यों हो रे? दादी ने माथा सहलाते हुए बोला, मैं हूं ना। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे कभी नहीं पहना, सहेज कर रखा, अपने वंश की निशानी समझा। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा-पीछा सब सोच लेते थे बेटा। सचमुच मुझे दादी माँ साफ शिष्टा देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ गया। पास के लंबे खजूर के पेड़ के ऊपर बैठा एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब किशन भैया का पत्र काँप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो गईं, आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बार-बार मन अपने आप से पूछ बैठता, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं? क्या सचमुच दादी माँ नहीं रहीं? दादी माँ की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, किशन भैया के पत्र से पता लगा। लेकिन लेखक को उनसे इतना लगाव था, वो चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अगली वीडियो में हम इसी पार्ट दादी माँ के प्रश्न उत्तर, आपके पास अगर किसी भी तरह की कोई भी टिप्पणी है तो आप वह कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। इट्स टाइम टू लर्न एवरीथिंग।